एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और आज आप सोच रहे होंगे रेवती आप कैसे आ गई, आज तो अब्राहम की हिंदी ट्रांसलेशन का दिन है, आज मंडे है। तो मैंने थोड़ा सा स्विच करने का सोचा क्योंकि मैं वेंसडे और थर्सडे आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ अब्राहम हिक्स की 22 प्रोसेसेस जो उन्होंने अपने बुक आस्क एंड इट इज गिवन में दी थी। तो वो वाली जो दो एपिसोड है वो बैक टू बैक आएगी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं खुद आ जाती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, अब्राहम है कौन, जेरी कौन है, एस्टर कौन है। और एक कमेंट आया, व्हाई डिड जेरी डाई, जेरी क्यों मरे और कैंसर से क्यों मरे। तो मुझे लगा अरे ये बात तो सही है, मैंने तो चैनल शुरू कर दिया, अब्राहम की टीचिंग्स बताने लगी, बट जो लोगों को नहीं पता अब्राहम कौन है उनको तो पता होना चाहिए अब्राहम कौन है, और मैं उनको कैसे डिस्कवर की। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के बारे में है कौन अब्राहम, एस्टर हिक्स कौन है, जेरी हिक्स कौन है, और जेरी की डेथ कैसे हुई और मेरा क्या टेक है उस पर। ठीक है, मैंने कैसे इस चीज से रिलेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टर हिक्स और जेरी हिक्स पति पत्नी है और जेरी एक कंपनी में कंसल्टिंग के काम करते थे। एस्टर हिक्स जेरी की दूसरी बीवी थी और जेरी भी एस्टर के सेकंड हस्बैंड है। एस्टर की पहली शादी से एक बेटी है। जेरी और एस्टर की कोई भी औलाद नहीं है टुगेदर। जेरी एस्टर से उम्र में काफी बड़े थे और एस्टर जेरी के अंडर में काम करती थी जब जेरी और एस्टर एक दूसरे से प्यार कर बैठे और उन दोनों की शादी हो गई। जब एस्टर की शादी हुई तो जेरी ने ये बात जरूर एस्टर को बोली थी कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा जो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। और एस्टर ने उस वक्त कहा था मैं रेडी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लग गए। बट जेरी जो था वो शुरू से ही वाई एम आई हियर के क्वेश्चन की खोज में था। वो सेथ एक और बुक है जिसमें जो जेन है वो सेथ के को चैनल करके एक बुक लिखी थी और वो सेथ बुक पढ़ता था जेरी। जबकि एस्टर जो थी, एस्टर सिर्फ खाने पीने घूमने ऐश करने में बिलीव करती थी, उसको कोई मतलब ही नहीं था कि वो क्यों आई है इस धरती पे ये जानने की। एस्टर को कोई मतलब नहीं था ये जो डीपर मीनिंग वाली चीजें हैं उसको ढूंढ के निकालने की। बट चूंकि जेरी बहुत ज्यादा इन चीजों में था, वो बुक्स वैसे पढ़ते थे, वो चैनल करने की कोशिश करते थे बहुत सारे चीज़ों को, बट कभी भी सक्सेसफुल जेरी हुए नहीं इन चीज़ों में। उसके बाद जेरी, चूंकि जेरी को इंटरेस्ट था तो एस्टर को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता था। बट एस्टर ने अपने इंटरव्यूज में बार बार यही बोला है कि एस्टर को इन चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं। इनफैक्ट जब सेट बुक खरीद के लाए थे जेरी हिक्स तो एस्टर बहुत गुस्सा हुई थी बिकॉज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो बुक। बट धीरे धीरे जेरी पढ़ते 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 एस्टर को उस बुक के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसके बाद एक फ्रेंड जेरी और एस्टर हिक्स के घर आए और जेरी और एस्टर हिक्स को बोले कि एक औरत है किसी दूर जगह पे, मैं उससे मिलने के लिए आपके शहर में आया हूँ। तो मुझे वो क्या करती है औरत, तो वो औरत मेडिटेटिव स्टेट में जाती है और हायर पावर को चैनल करती है, जो नॉन फिजिकल है उनको चैनल करती है और उसके थ्रू मैसेज देती है। एस्टर डर गई, बोली ये सब करना नहीं है मुझे। बट चूंकि जेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था तो एस्टर को जाना पड़ा। एस्टर बैठी हुई थी बाहर, जो औरत थी उनको बुलाई, औरत बेड पे लेटी हुई थी और उनकी असिस्टेंट थी साथ में जो रिकॉर्ड कर रही थी। और जो जेरी थे वो सवाल पूछने के लिए बहुत ईगर थे। जब उन्होंने चैनल किया तो थियो करके कोई हाई पावर थे जिसको उन्होंने चैनल किया था अपने थ्रू, और वो बोले कि वो थियो ने बोला कि तुम दोनों को मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो जेरी ने बोला कि क्यों, बोले कि तुम लोगों को आंसर मिलेगी। तो एस्टर को इंटरेस्ट तो था नहीं, बट उसने स्पेसिफिकली एस्टर को बोला कि तुम मेडिटेशन शुरू करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है।
एस्टर घर आ गई। अब चूंकि जेरी और एस्टर दोनों बहुत अच्छे एक पार्टनर थे, बहुत अच्छे साथ में को क्रिएटर थे, तो जेरी और एस्टर हमेशा वो जो एक होते हैं गाड़ी के दो पहिए, अपने दोनों साथ में रहते थे। तो दोनों बैठ के मेडिटेशन करने लगे। जो पहले ही दिन एस्टर ने मेडिटेशन किया तो उसको एक सेंसेशन सी फील हुई, अजीब सी, जो कभी उसने फील नहीं की थी। उसको बहुत मज़ा आया मेडिटेशन करने में। और फिर बट जेरी को कुछ भी फील नहीं हुआ था उस दिन। उसके बाद दोनों मेडिटेशन जब ख़त्म हुआ, उन लोगों ने 15 मिनट का अलार्म लगाया था, और 15 मिनट का अलार्म जब ख़त्म हुआ तो एस्टर को इतना मज़ा आया कि उसने फिर से 15 मिनट का अलार्म लगाया, फिर 15 मिनट, काफ़ी देर तक मेडिटेशन की। वो जो पहला दिन था मेडिटेशन का, वो बहुत अमेजिंग था एस्टर के लिए। एस्टर को इतना अच्छा लगा कि एस्टर ने सोचा कि अब मैं इसको रोज़ करूँगी। बट नेक्स्ट डे जब वो मेडिटेशन करने गई तो वो फीलिंग थी नहीं, नॉर्मल मेडिटेशन थी जिसको वो ट्यून इन करने की कोशिश कर रही थी। अब चूंकि उसको उस फीलिंग का एहसास हो गया था जो हायर पावर से कनेक्ट करने पे होता है, वो हर दिन मेडिटेशन करती थी उसी फीलिंग को रिक्रिएट करने के लिए। और करते करते 9 महीने बाद अचानक से जेरी और एस्टर मेडिटेट कर रहे थे, और अचानक से एस्टर की नाक ऐसे ऐसे घूमने लगी, और जेरी की आंख खुली तो उसने देखा कि एस्टर अपने नाक से कुछ बनाने की कोशिश करी है। जेरी पेन और पेपर लेके आया, और जेरी चूंकि क्वेश्चन पूछने की आदत थी जेरी को बहुत ज़्यादा, तो उसने एस्टर से पूछा कि तुम कुछ लिखना चाह रही हो, तो उसने हाँ बोला। वो आंख बंद थी एस्टर की। ये है एस्टर के द्वारा नरेटेड स्टोरी। ओपन दिमाग से सुनिएगा, मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। तो एस्टर ने ऐसे ऐसे नाक से किया, तो जेरी ने अपने हाथ से लिखा अब्राहम। तो उन लोगों को समझ में आया जो हायर एंटिटी है उसका नाम अब्राहम है। अब चूंकि वो दोनों हिक्स थे तो उन्होंने अब्राहम का भी नाम अब्राहम हिक्स रख दिया। तो अब्राहम कौन है? अब्राहम कोई भी नहीं है। अब्राहम वो एनर्जी है जिसको एस्टर मेडिटेशन में जाके चैनल करती है, और एस्टर के थ्रू वो बोलता है। एस्टर कभी भी ये क्लेम नहीं करती है कि वो कुछ जानती है। जेरी कभी क्लेम नहीं करते कि उनके पास कुछ अमेजिंग पावर है। वो दोनों यही बोलते हैं कि उन दोनों ने मेडिटेशन किया, और एस्टर के थ्रू अब्राहम आते हैं। अब्राहम जो है वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस खुद को बोलते हैं, और बोलते हैं मैं नॉन फिजिकल हूँ। अब मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। जब मैं अब्राहम हिक्स से मिली, यूट्यूब के थ्रू मिली, जैसे आप लोग सब सुने होंगे उनको, तो उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत कॉन्ट्रास्ट चल रहा था, और एक वीडियो ख़त्म होती है तो यूट्यूब अपने आप कुछ दूसरा लगा देता है। तो मैंने यूट्यूब देख रही थी, मेरी बेटी नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही थी उस वक्त, तो मैंने उसके साथ एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे। काम कुछ था नहीं मेरे पास उस वक्त, पूरे दिन घर पे बैठ के बस मूवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, परेशान होना, रोना, फ़ोन करके लोगों से शिकायत करना कि मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई है। यही काम थे, और कोई काम ही नहीं था मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो बेचारे कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, और मैं बस घर पे बैठ के जो इंडियन औरतें करती हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं, मैं भी वही कर रही थी। एक बस मैं और मेरी बेटी नेटफ्लिक्स पे देखी। मेरी बेटी छोटी थी उस वक्त, वो देखते देखते सो गई। उस लैपटॉप में मैं नेटफ्लिक्स के बाद प्रोग्राम्स खत्म होने के बाद मैं कुछ ऐसे सर्व कर रही थी, तो टोनी रॉबिन्स का एक वीडियो आया। जो टोनी रॉबिन्स हर साल एंड ऑफ द ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, मेगा इवेंट होता है उनका, जिसकी फ़ी है 5 लाख रुपए, और 2 दिन का मेगा इवेंट होता है 5 लाख रुपए का, और टोनी रॉबिन्स वो इवेंट करते हैं। इट्स वेरी बिग थिंग इन अमेरिका। तो वो वाला इवेंट का इस बार नेटफ्लिक्स पे आया हुआ था। मैं देखती नहीं थी टोनी रॉबिन्स को, बट मुझे लगा देखने में क्या जाता है, सीक्रेट तो पढ़ ही रखा था। तो मैंने कहा, देखा मैंने टोनी रॉबिन्स, देख के मुझे बहुत जोश आया। बट टोनी रॉबिन्स वही बोल रहे थे, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, हासिल करो। वो देखा मैंने कहा यार मेहनत करो, हासिल करो, ये तो मैं पिछले 8 साल से कर रही हूँ। उस हासिल, उस मेहनत का तो कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है मुझे। जितनी मेहनत, जितनी हासिल, जितनी ज़्यादा जोर लगा रही हूँ, उतना ज़्यादा मैं पीछे हुई जा रही हूँ जो थी पहले। तो मैंने वो वीडियो सुन के ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अब चूंकि जो एल्गोरिदम है, फ़ोन मेरा शायद लैपटॉप के पास था, फ़ोन में के यूट्यूब के एल्गोरिदम में टोनी रॉबिन्स की कुछ बातें आ गई होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, क्यों मेरे यूट्यूब के सामने वो चीज़ें आने लगी। एक वीडियो पहले खुली दीपक चोपड़ा की,
जो थी लाइफ पर्पस मेडिटेशन। मैं दीपक चोपड़ा को 2-3 दिन सुनी। वो वाली मेडिटेशन मेरे को अच्छी लगी करने के लिए कि हाँ भाई अच्छी चीज़ें करके देखती हूँ, क्योंकि दीपक चोपड़ा योग की बात कर रहे थे जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं था मेरा। और मैंने वो वाला मेडिटेशन, चूंकि कुछ काम तो था नहीं, दूसरे दिन सुबह उठी, हॉल में बैठी थी, चाय पी रही थी। मैंने कहा कोई है नहीं, पति सोए हुए थे बेचारे, नाइट पूरी रात काम करके आए थे रेस्टोरेंट से, सुबह सो रहे थे, बेटी के स्कूल भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो कर लेते, क्या जाता है। मैंने वो वाला मेडिटेशन कर लिया, एक ही दिन किया, फिर बंद कर दिया मैंने। दूसरे दिन फिर मेरे सोने के लिए गई, रात भर तो नींद आती नहीं थी, तो मैं क्या करती, तो मैं यूट्यूब पे कुछ लगाने के लिए गई, तो अचानक से अब्राहम हिक्स की वीडियो खुल गई। अब चूंकि वो औरत बोलती बहुत ज़्यादा है, तेज़ बोलती हैं, एस्टर की आवाज़ जो है तेज़ है और लगातार तेज़ आवाज़ में बोलती हैं, तो मैंने जब वो लगाया तो मुझे नींद आ गई। वो लगातार कोई आपके कान के पास बोलता है तो पता नहीं मेरी ऐसे आदत है कि मुझे नींद आ जाती है, तो वो एस्टर की आवाज़ के कारण मुझे जो नींद आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये औरत बोलती है तो सो जाती, जो मैं कुछ 5-6 रातों से सोई नहीं थी ठीक से। तो दूसरी रात भी मैंने वही किया कि भाई हस्बैंड तो चले जाते हैं थे रात को, उनकी वो थी डिलीवरी किचन थी हमारी, तो डिलीवरी किचन में रात की डिलीवरी होती थी, तो इसके लिए वो चले जाते थे, तो मैं रात को बस वही लगा के सुनती थी अब्राहम हिक्स को, और वो बोलती जाती थी, मैं सिर्फ सोती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रही हैं। 3-4 दिन सुनने के बाद तब तक चूंकि दीपक चोपड़ा को मैंने वो मेडिटेशन कर लिया था, तो यूट्यूब में सुबह में बाकी भी सजेशंस आने लगे थे। अब्राहम तो आती ही थी, रात को ही आती थी, पता नहीं क्यों, और दिन में मुझे वेन डायर आते थे। वेन डायर भी एक बहुत अमेजिंग फिलोसोफर हैं, और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं। उसके बाद उस बीच में बहुत सारे अच्छे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें यूट्यूब मुझे देने लग गया। तो ये यूट्यूब जो है बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो हर कुछ मिलती है इस जगह पे। तो मैं सुनने लगी, सुनते सुनते वेन डायर को सुन रही थी। फिर मुझे एक दिन क्लिक किया, ये एस्टर कौन है, ये वी करके क्यों बात करती, वी आर डूइंग दिस, एस्टर इज डूइंग दिस, जेरी इज डूइंग दिस। तो चूंकि मैं तो बहुत ज़्यादा वो हूँ ढूंढने वाली, रिसर्च वर्क करने वाली, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा ढूंढती थी उस वक्त। मैंने कहा ढूंढती हूँ, काम तो कुछ था नहीं, तो बस मैं वही बैठ के ढूंढ रही थी। मैं फिर गूगल किया कि है कौन ये एस्टर एक्स और जेड एक्स, तो मैंने देखा कि ये बंदी तो चैनल वैनल करती है और किसी हायर पावर से बात करती है। तो सच बोलिए, मैं डर गई, बिल्कुल डर गई, क्योंकि मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे समझ में तो आ भी नहीं रहा था उतना ठीक से, बट ये जब पढ़ा मैंने कि वो चैनल वैनल करती है और ये बात कहती है, तो मैं डर गई और मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। रात को नींद बंद हो गई मेरी फिर आनी। उसके बाद मैंने बात थोड़ी समझती थी तब तक, क्योंकि 6-7 दिन बाद मैंने रिसर्च किया था, तो 6-7 दिन के बाद थोड़ी बहुत मुझे समझ में आने लग गई थी अब्राहम हिक्स। उसकी बातें सही भी लगती थी कि मेहनत करके कुछ नहीं होता, क्योंकि 7-8 साल से मेहनत करके मैंने रिजल्ट भी देख लिया था, तो थोड़ी बहुत रेजोनेट कर रही थी। बट जैसे ही मैंने चैनल की बात सुनी कि यार ये औरत कुछ हायर पावर चैनल करती है अंदर से, तो मैं डर के छोड़ दी उनको सुनना। उस रात सुना नहीं मैंने, मतलब मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग है ये यूट्यूब का एल्गोरिदम, आई डोंट नो कैसे करता है। मैं रात को सुनी नहीं, रात भर सोई भी नहीं, सुबह उठी। अब चूंकि हस्बैंड आके बेचारे सुबह सोने की कोशिश करते हैं और आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो आप चाहते हो कि उनको ठीक से सोने दे, तो मैं रूम से निकल जाती थी। मैं रूम से निकल गई, लिविंग रूम में बैठी थी, काम कुछ था नहीं, बेटी भी सो रही थी, बच्चे ज़्यादा सोते भी हैं और वो भी सो रहे थे, तो मैं करूँ क्या। तो मैंने फिर से यूट्यूब खोला तो सामने वेन डायर की एक लेक्चर चल रही थी, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ वेन डायर, सॉरी 10 प्रिंसिपल, वेन डायर ने 10 प्रिंसिपल्स दिए। उसमें से एक प्रिंसिपल था ओपन माइंडेड होना और अटैचमेंट से दूर रहना, लाइक ओपन टू ऑल एंड अटैचमेंट टू नन। मैंने कहा ये क्या है, मैंने वो प्रिंसिपल पढ़ी, तो उसमें वेन डायर से एक रिपोर्टर पूछती है कि आपको बुरा नहीं लगता ये सब, आप इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, फॉलो करते हैं, और ये क्रिस्टल हीलर्स और ये टैरो कार्ड रीडर्स और ये एस्ट्रोलॉजर्स झूठ मूठ की फालतू चीज़ बढ़ा रहे हैं, जो कहते हैं कि क्रिस्टल से मैं हील कर दूंगी किसी को, क्रिस्टल के पावर से हील हो जाते हैं।
तो वेन डायर ने बोला नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है। बोले क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि उस क्रिस्टल के कारण मेरी अर्थराइटिस खत्म हो जाएगी, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो पूरा क्रिस्टल का चेयर लेके बैठ जाऊंगा। अगर किसी चीज को फॉलो करने से मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, डजंट मैटर वो क्या है, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास डेफिनेट आंसर नहीं है चीजों का। कोई एक इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि यही राइट आंसर है जीने का। अगर कोई बोल रहा है तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि किसी को राइट आंसर नहीं पता है। बट अगर इस चीज को करने से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं वो करूंगा? मैं क्यों अपने माइंड को ब्लॉक करूंगा कि वो क्रिस्टल है, वो नेगेटिव है, वो बुरी चीज है? किसको पता क्या है? इस दुनिया में एंडलेस पॉसिबिलिटी है। यही वेन डायर ने बोला था, ये वेन डायर के शब्द हैं कि दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ एंडलेस पॉसिबिलिटी, व्हाई विल आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ? मैं इतना फिक्स्ड माइंडसेट में क्यों जाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं है सही आंसर, तो जो मुझे बोलेगा कि अगर ये क्रिस्टल करने से मेरी अर्थराइटिस ठीक होगी, तो मैं क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करके अपनी अर्थराइटिस ठीक करूंगा, रादर देन इस चीज को होल्ड करके उस दर्द को बर्दाश्त करूंगा, करके देखूंगा, नहीं फायदा हुआ छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक मैं करूंगा नहीं वो चीज को मैं चीज को गलत कैसे ठहराऊंगा? और बोला था उन्होंने, नेक्स्ट बोला था अटैचमेंट टू नन, मतलब किसी चीज से, किसी एक आइडिया से अटैच होके नहीं रहना चाहिए किसी को भी। यही आइडिया सही है, दूसरे का आइडिया गलत है। ये जो अटैचमेंट है इंसान को ग्रोथ नहीं करने देता है। तो हर आइडियाज के लिए ओपन होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत रेजोनेट कर गई। मैंने कहा सही बात है, अगर उस औरत को सुन के सोने से, मतलब सुनने से मुझे नींद आती है, तो व्हाई एम आई स्टॉपिंग माई सेल्फ? मैं कम से कम रात को अच्छी नींद तो ले पाती हूँ। अब वो चैनल करती है, वो क्या करती है, वो बात तो बड़ी मजे की करती है। तो फिर मैंने इब्राहिम को सुनना शुरू कर दिया। इब्राहिम को फिर और 1-1.5 महीना मैंने सुना। लाइफ में चेंजेस मुझे दिखने लगे, मुझे समझ में आने लग गई इब्राहिम, चीज़ें थोड़ी सी बेटर, मतलब मेरे मूड के हिसाब से मैं डिप्रेशन से जो थी वो बाहर आने लग गई। अच्छी थोड़ी सी, मतलब मैं फील करने लग गई थी डिफरेंस 1.5 महीने के बाद। बट ऐसा नहीं था कि कुछ मिराकुलस चेंजेस आ रही थी मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ वही थी जहाँ थी, बट मैं डिफरेंस अंदर से फील कर रही थी। और फिर मैंने, चूंकि मेरी रिसर्च की आदत है, आप लोगों को पता ही, मैं तो हर जगह जाने से पहले उसकी नेगेटिव चीज ही ढूंढती थी। तो फिर मैंने ढूंढा इब्राहिम की क्योंकि इंसान की जो आदत होती है, जो प्रैक्टिकल माइंड वाले लोगों की आदत होती है, जो रियलिटी फेस करना जो लॉजिकल माइंड वालों की आदत होती है, उनको आप कितना भी वर्ड से समझा दो वो बाज नहीं आते हैं। तो मेरी जो आदत थी कि मैं जैसे कहीं घूमने भी जा रही हूँ तो उस जगह के नेगेटिव रिव्यूज पहले पढ़ लेती थी। किसी रेस्टोरेंट में खाने भी जा रही हूँ तो उस रेस्टोरेंट की नेगेटिव रिव्यू ही ढूंढती थी गूगल में। नेगेटिव रिव्यू ऑफ दिस थिंग, नेगेटिव रिव्यू ऑफ दिस होटल, नेगेटिव रिव्यू ऑफ दिस ब्रांड, नेगेटिव रिव्यू ऑफ दिस थिंग, ताकि मुझे असलियत पता चल पाए। और इसके कारण मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की हैं, जो आज रियलाइज करती हूँ कि अगर मैं वो नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं कहीं कुछ बेटर और कर सकती थी उस टाइम में। बट खैर, मैंने 1.5 महीने इब्राहिम सुनने के बाद भी नेगेटिव ढूंढा मैंने इब्राहिम के अंदर ही। मैंने पूछा गूगल में जाके कि इब्राहिम हिक्स इज इब्राहिम फ्रॉड? ये मैं बोल रही हूँ जो इब्राहिम की इतनी बड़ी फैन है, जो मैं इब्राहिम को पूजती हूँ आज के डेट में, इब्राहिम को फ्रॉड ढूंढ रही थी गूगल में 1.5 महीने बाद। क्योंकि जो लॉजिकल माइंड है वो आपको करवाता है ये सारी चीजें, और जब आप आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। और मुझे सामने एक आया आर्टिकल कि एक ने लिखा था कि बिल्कुल बहुत बड़ी फ्रॉड है कि सबको बोलती है कि हायर पावर है उसके पास, बट उसका खुद का पति कैंसर से मर गया, तो ये कैसी हायर पावर है वो? मैंने कहा सही बात है, ये इसको तो 1.5 महीने से मैं सुन रही हूँ, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि ये जेरी हिक्स जिंदा भी है कि नहीं है। फिर मैंने इब्राहिम की वीडियो ढूंढी। अब यहाँ पे मुझे था कि मुझे पता था कि वो बंदी जो भी बोलती है, चाहे वो चैनल करती है या वो अपने मन से बना के बोलती है, जो भी रीजन है, मैं आज तक कभी इन डिटेल्स में घुसना ही नहीं चाहती। मुझे इतना पता है कि इस औरत को सुन के मैंने अपनी लाइफ बदली है।
ये औरत सही बात कर रही है और इनको फॉलो करने वाले मेरे जैसे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोगों की टेस्टिमनी है कि उनकी लाइफ कैसे बदली है। तो मैं इतना ज्यादा खुद को रोकती नहीं थी। प्लस वो फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की भी चीजें मैंने पढ़ रखी थी तब तक। तो मैं जब भी अपने आप को रोकने की कोशिश करती थी तो वहां पे मैं आगे मतलब कहती थी यही चीजें करके तो मेरी लाइफ आज यहाँ पहुंची है, तो मैं इसका ऑपोजिट करूंगी। जो चीजें नेगेटिव ढूंढती थी और उस चीज को वहीं छोड़ देती थी। जैसे 2014 में मैंने, 2012 में नहीं, 2014 या 12, मुझे ईयर याद नहीं है, मैं और मेरे पति ऑस्ट्रेलिया आने की सोचे, और मैंने गूगल पे सर्च कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जबकि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए तो फिर बात ही करने की मतलब नहीं। पर मैं अब चूंकि आना था तो लोग ढूंढते हैं, और उसमें मैंने एक कहानी पढ़ ली मेलबर्न की, एक फैमिली की कि बेचारे 4 या 6 जन एक रूम में शेयर कर रहे हैं, घर इतनी पैथेटिक हालत है उनकी, और ये वो जॉब नहीं मिलती है यहाँ पे, बहुत ही सरासा जगह है ये। और मैंने उस नेगेटिव रिव्यू पे बेस्ड करके अपना प्लान चेंज कर लिया। और एंड में क्या हुआ था, वो मैं 4 साल या 5 साल बाद मैं फिर वही उस पोजीशन पे आ गई थी कि इंडिया मुझे खाना नहीं प्रोवाइड कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने वोटेक्स में इतना ज्यादा बाहर रहना डाल रखा था, लेकिन डर के कारण उस चीज को नहीं अचीव करने जा रही थी। तो जो यहाँ पे रह रही थी तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, क्योंकि मेरा वोटेक्स कॉन्ट्रास्ट भेज रहा था ताकि मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हूं जो चीज मैंने वोटेक्स में डाल रखा है। तो अब्राहम को सुनते सुनते मैंने कहा ये बात तो ठीक है, बट मैं अब आंसर जब मैंने नेगेटिव ढूंढ लिया तो मैंने इसका आंसर फिर अब्राहम से भी पूछने की कोशिश की कि भाई अब्राहम क्या बोलती है इस बारे में। तो अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है अब्राहम की बात, क्योंकि जब जेरी की डेथ हुई उसके काफी दिन तक एस्टर अलाइनमेंट में नहीं थी। एस्टर हमेशा आउट ऑफ अलाइनमेंट होती हैं, वो फोकस व्हील बनाती हैं, ये बोलती, बट जेरी का जाना बहुत बड़ा दुख था उनके लिए। तो वो बहुत दिनों तक सेमिनार्स नहीं ले रही थी। बट उसके बाद जब वो सेमिनार लेने आई तो जो लोग होते हैं उनको किसी के दुख की फिक्र नहीं होती है, उनको सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर्स चाहिए होता है। वैसे ही एक औरत आई और उसने सबसे पहला ब्लंट क्वेश्चन पूछा कि मैं अब्राहम को फॉलो करती थी बट जेरी के डेथ के बाद मैंने फॉलो करना बंद कर दिया। तो जेरी तो एस्टर नहीं, वो तो अब्राहम चैनल करती है। एस्टर तो उस वक्त होती भी नहीं है जब स्टेज पे अब्राहम बोलते हैं। इसके लिए अब्राहम के वीडियोस में वो आई नहीं बोलती है, एस्टर वी बोलती है, क्योंकि वो बोलती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो एक साथ बोल रहे हैं। तो अब्राहम ने बोला कि क्यों सुनना बंद कर दिया, बिकॉज अगर जेरी नहीं कर पाया जो चीज मैनिफेस्ट तो मैं कैसे कर लूंगी। तो जेरी, वो अब्राहम ने पूछा जेरी क्या नहीं कर पाया, मतलब जेरी की डेथ हो गई। तो अब्राहम ने बोला क्यों, इस दुनिया में जो आए हैं वो कभी मरेंगे नहीं। क्या तुम इस फिजिकल बॉडी में आए हो तो जिंदगी भर इस फिजिकल बॉडी में ही रहोगे, ट्रांजिशन नहीं लोगे। तो उस औरत ने बोला हाँ ट्रांजिशन तो लेंगे। तो जेरी की डेथ 85 की एज में हुई थी, तो कोई बहुत यंग तो नहीं मरे थे जेरी। मैंने कहा सही बात है। उसके बाद अब्राहम ने बोला अब तुम बोलोगे कि कैंसर से क्यों मरे, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि अब्राहम बोलते हैं क्योंकि जेरी के अंदर रेजिस्टेंस था और जेरी से ज्यादा एस्टर के अंदर रेजिस्टेंस था। अब एस्टर कौन है? एस्टर जो अब्राहम को चैनल करती है औरत, जिसकी वीडियोस में आप देखते हैं वो एस्टर हिक्स है। और अब्राहम बोल रहे हैं कि ये औरत में ज्यादा रेजिस्टेंस था। तो जो स्टूडेंट थी वो पूछती है कि क्या रेजिस्टेंस था एस्टर के अंदर और जेरी के अंदर क्या रेजिस्टेंस था। बोले जेरी को बहुत ज्यादा जानना था। जब भी एस्टर चैनल करती थी अब्राहम को, जेरी के बहुत क्वेश्चंस होते थे, आफ्टर लाइफ में क्या होगा। जो अब्राहम और जेरी हिक्स जब जिंदा थे तो भी एस्टर ने कई बार बताया है कि जेरी को क्वेश्चन पूछने की आदत है, आफ्टर लाइफ के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। तो अब्राहम वही बोलते कि ये जो जिज्ञासा थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जेरी 85 की उम्र में सब कुछ अचीव कर चुके थे, सेटिस्फाइड थे अपने लाइफ में, लेकिन
एस्टर के साथ वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे को क्रिएशन में, जहाँ एस्टर है वहाँ जेरी है, और एस्टर को ये बात पता थी कि जेरी उसके साथ एज में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ के चला जाएगा एक दिन। ये जो डर था एस्टर का, रेजिस्टेंस जो था एस्टर का, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के कोने में था। आप देख रहे हो, जो औरत इब्राहिम को चैनल करती है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस की स्टडीज हमें बताती है, हमें सिखाती है, जिसकी बातें सीख के हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके अंदर भी डर है। तो जो ह्यूमन है वो गलतियां करता ही है। इसके लिए बोलती हूँ कि अपने आप को मत बीट अप कीजिए जब आप नीचे गिरते हैं, क्योंकि आपको उठ के चलना आता है। तो वही हुआ, बेचारी के अंदर डर था कि जेरी छोड़ के चला जाएगा एक दिन, और जेरी को था कि मैं चला जाऊंगा तो ये कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि सारा कुछ तो सारे इवेंट्स जेरी मैनेज करता था। जब एस्टर बोलती थी तो जेरी रिकॉर्ड करता था। तो वो जो रेजिस्टेंस था दोनों के बीच में, वो ऐसी बीमारी का रूप लेके आया कि जेरी स्लो डेथ हुई जेरी की। जेरी अगर अचानक से चला जाता इस दुनिया से एक वन फाइन डे, तो एस्टर नेक्स्ट डे से शायद उस मेंटल स्टेट में नहीं होती कि दोबारा कभी सेमिनार्स ले सके और हम जैसे लोगों को गाइड कर सके। तो जेरी की स्लो डेथ हुई। जेरी बहुत लंबे अरसे तक बीमार रहे। वो 3 महीना लगा उन्हें इस दुनिया से जाने में। 3 महीने तक वो बीमार रहे, और 3 महीने के अंदर एस्टर को मन नहीं होता था जाने का, बट जेरी पुश करते थे सेमिनार्स ले वो फिर भी, और एस्टर लाइव टेलीकास्ट कराती ताकि जेरी हॉस्पिटल से देख सके। और धीरे धीरे एस्टर टेक ओवर करना शुरू कर दी सारी बिजनेस को, जो भी था, जो सेमिनार्स लेते थे, और फिर जेरी इस दुनिया से डिपार्चर कर गया। तो यही एक्सप्लेनेशन दिया इब्राहिम ने कि जेरी और एस्टर का डर, जो एज गैप है, जो हमारा प्रैक्टिकल माइंड देखता है इस दुनिया में, और ये डर कि हाउ विल एस्टर मैनेज आफ्टर मी, और हाउ विल आई मैनेज आफ्टर जेरी विल लीव मी, वो वाली जो क्वेश्चन थी, वो रेजिस्टेंस बन के आया कैंसर के रूप में जेरी के लाइफ में, और जेरी की डेथ हो गई। तो ये है टोटल स्टोरी इब्राहिम हिक्स की, जेरी हिक्स की और एस्टर हिक्स की। अब जब ये सब बातें मुझे पता है, फिर भी मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे वो वेन डायर की बात समझ में आती है कि अगर क्रिस्टल से मेरी आर्थराइटिस ठीक होती है, तो मैं उस क्रिस्टल की पूरी चेयर मंगाने को रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इब्राहिम को फॉलो करके सच में मेजर चेंजेस हुए मेरे लाइफ में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा चेंजेस में। चेंजेस मुझे 4-6 महीने में तो दिखना शुरू हो गए थे। मेरा वेट एसएस क्लियर हो गया था 4 महीने के अंदर। वेट एसएस एक प्रोसेस होता है जो वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो, और वेट एसएस में आपके प्रोफेशनल असेसमेंट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीआर के लिए। 4 महीने में मेरे हस्बैंड का वेट एसएस क्लियर हो गया था, और 4 महीने पहले तक हमें ये भी नहीं पता था कि हमें करना क्या है। ऑस्ट्रेलिया का ए भी नहीं था। उस 4 महीने के अंदर मेरा कनाडा अप्लाई हुआ, कनाडा रिजेक्ट हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई हुआ, और फिर मेरा वेट एसएस क्लियर हुआ। इतना मेजर चेंज मैंने देखा। तो ये है पूरी स्टोरी। जो लोग इन चीज़ों से परेशान होते हैं, मैं उनको बोलूँगी, जो लॉजिकल माइंड है, जो प्रैक्टिकल माइंड है, ज्ञान हर जगह से लीजिए। जो आपको रेजोनेट करे, जो आपको पसंद आए, उसको रख लीजिए। जो आपको पसंद नहीं आए, उसको हटा दीजिए। जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करे, उसको ले लीजिए। जो आपके लाइफस्टाइल को नहीं सूट करे, उसको हटा दीजिए। यही रीज़न है कि मैं योग से इतना कनेक्ट कर पाई, और यही रीज़न है कि मैंने एस्टर को कि जो इब्राहिम की जो बातें हैं, मैंने योग में पाई, क्योंकि वो वहीं से बोल रही हैं। वो कुछ नया नहीं बोल रही हैं। अगर आप योगा देखिएगा, अगर आप पतंजलि की योगा सूत्र सुनिएगा, अगर आप गीता पढ़िएगा, उसमें भी तो वही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर वो गीता सारी अपनी जिंदगी में उतार लीजिए तो भी जीवन बदल जाएगी। बट जो हमारी मॉडर्न डे लाइफ है, उसके हिसाब से मुझे एस्टर की बातें बहुत रेजोनेट की। तो मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंसान को
ग्रोथ से रोकते हैं, कुछ चीज़ सीखने से रोकते हैं, किसी की नेगेटिव बात को, किसी के पास्ट को, किसी की एक शब्द को पकड़ के उसकी चीज़ों को नहीं सीखते हैं, वो मैंने खुद को नहीं किया, क्योंकि वो मैं पहले करती थी। और मैंने बस यही किया कि उसके ऑपोजिट करना शुरू किया। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, पैशनेट फ्यू करके एक चैनल है, उस पर गैरन जोन्स का एक इंटरव्यू था, जो जब वो जेल में था तो उसने मैं कभी डिटेल में बताऊंगी, वो इंटरव्यू बहुत अमेजिंग इंटरव्यू है गैरन जोन्स की। लेकिन एक मेजर जो उस पूरे इंटरव्यू का एक सार है वो ये था कि वो जेल चला गया, एक सुपर मॉडल बहुत पैसे कमा रहा था, वो जेल चला गया, कुछ हादसे हुए उसकी लाइफ में, वो जेल चला गया, और जेल में बैठ के उसके सामने फिर से आ गई पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक, एंड वो फेंकने वाला था और उसने हाथ से रोका और उसने बोला, यही कर करके तो आज मैं जेल में हूँ। तो जो मैंने लाइफ के चॉइसेस लिए हैं, आज मुझे इस स्टेज पे ले आए हैं, क्यों ना उस चॉइसेस का मैं उल्टा करूं और देखूं लाइफ कहाँ जाती है। इससे बदतर क्या होगा, जो मैं जेल में हूँ, देखता हूँ इससे ऑपोजिट करके मेरी लाइफ कैसी जाती है। और ये बात मुझे क्लिक कर गई। मैंने कहा मैं लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रगल, हर चीज में नेगेटिव ढूंढना, मैं ऐसी थी कि कोई मुझसे प्यार से बात करता था तो मैं सोचती थी इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, क्यों प्यार से बात कर रहा है मुझसे। अगर कोई मुझसे मेरा हाल चाल पूछता था तो मैं कहती थी अच्छा अब मजे लेने के लिए मुझसे हाल चाल पूछता। मैं लोगों में इतनी नेगेटिविटी ढूंढती थी। तो मैंने इन चीजों को बिल्कुल ऑपोजिट जब करना शुरू किया, हर किसी पे विश्वास करना शुरू किया, हर किसी में अच्छी चीजें ढूंढनी शुरू की, अपने अंदर की चीजों को बदलने की कोशिश की, जहां मेरा ईगो जागता था ईगो को मारने की कोशिश की, तो लाइफ मेरी बदली। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी ये स्टोरी सुनने के बाद ये फील होता है कि अब्राहम की टीचिंग आपके लिए नहीं है, मैं आपको बोलूंगी आपको जितना अच्छा लग रहा है उनकी टीचिंग्स में से वो लीजिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको नहीं सही लगता है, उसको छोड़ दीजिए। मेरी बातों में भी जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसको छोड़ दीजिए, या बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। कोई इसके लिए तो मैंने सबको दोस्त बोला है कि कोई परिवार होता है तो ना चाहते हुए भी रहना पड़ता है। एक दोस्ती ऐसी चीज है जिसको आपको मन नहीं है तो जब मन चाहे छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री फील करते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन एस्टर, जेरी, अब्राहम, और मैं आज तक सब कुछ जानते हुए भी क्यों उनको सुन रही हूँ, क्योंकि उनको अप्लाई करने से, और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अब्राहम हिक्स को अप्लाई किया है, मैंने बहुत सारे लोगों की चीज़ें अप्लाई की हैं, जहाँ से मुझे जो अच्छा मिला है मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में डाला है। मैं ये पतंजलि की योग सूत्रों में भी सिर्फ पतंजलि को ही नहीं सुना है, मैं ऋषि घेरंड को भी सुना है, मैं स्वात्माराम जी को भी सुनी हूँ, मैं गीता भी पढ़ाई की हूँ, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैंने कुरान की थोड़ी चीज़ें पढ़ी है बट मैं डिटेल में नहीं पढ़ी क्योंकि उतनी डिटेल में पूरी इंग्लिश बुक थी नहीं यहाँ पे। उसके बाद भी मैंने अब्राहम को सुना है, मैंने दीपक चोपड़ा को फॉलो करती हूँ, मैं वेन डायर को फॉलो करती हूँ, मैं जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को नहीं करती हूँ जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बोलते हैं, जैसे टोनी रॉबिन शर्मा। ये लोग बोलते हैं सुबह 5 बजे उठ के स्ट्रगल करो, क्योंकि मैंने 8 साल किया और मुझे दिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए जो इन चीज़ों से मिलते जुलते बोलने वाले लोग हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, और हर जगह कुछ एक अच्छी चीज़ मिलती है वो डाल देती हूँ। मैं बॉब प्रॉक्टर को फॉलो करती हूँ। बॉब प्रॉक्टर की मनी अफर्मेशन लाइफ चेंजिंग है। तो मैं कैसे बोल दूँ कि सिर्फ अब्राहम है? बट अब्राहम की टीचिंग क्या है, जब मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान, मतलब बिल्कुल लगता था कि मैं गिव अप करने वाली हूँ, तो अब्राहम सुनती थी तो मैं गिव अप नहीं कर पाती थी। बस अब्राहम में यही एक एज है बाकी लोगों से कि आप उनकी सुनोगे आप डिप्रेस्ड हो, और आप उन लोगों को सुनोगे तो शायद आपका डिप्रेशन नहीं निकलेगा। लेकिन अब्राहम जो है, अगर आप गिव अप करने वाले हो और अब्राहम की वीडियो सुन लीजिएगा तो आप गिव अप नहीं करोगे, आप बिल्कुल वापस कहोगे ओके आई एम रेडी इन दिस पाथ एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। ठीक है, तो ये रही मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। नेक्स्ट मुझे पता है वेंसडे और फ्राइडे मैं ला रही हूँ
इब्राहिमिक्स की 22 प्रोसेस। सारे प्रोसेस को मैं बताने वाली हूँ, उन्होंने कितनी सारी प्रोसेस दी है, कब करना है, कौन से इमोशनल स्केल में करना है। मैं उसमें खुद से नहीं आऊँगी, सिर्फ वीडियो होगी जिसको ऑडियो की तरह आपको सुनना है। और सैटरडे आ रही हूँ मैं लाइव, और शायद इस बीच में अनाउंस कर दूँ मास्टर क्लास की डेट, टाइम और कैसे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये रही एक नए वीक की शुरुआत और प्लानिंग, और हो सकता है मुझे कोई अच्छी वीडियो मिल जाए तो मैं शायद वो भी डाल दूँ बीच में। हैव अ लवली वीक अहेड एंड आई विश यू ऑल एन awesome day ahead.